नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है देश के दिलो दिमाग में छाने वाला 2022 में आने वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव और सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसका होगी जीत। इसकी तरफ पूरे देश की जनता का ध्यान लगा हुआ है और इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि देश जो उत्तर प्रदेश राज्य है, जो भारत का ही नहीं है विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, उस पर कैसे निगाहें लगी है। देश पूरे विश्व की वो भारत के भविष्य को निश्चित करने वाला है। इसके साथ ही विश्व की मोक्ष भूमि जिसे कहते हैं, इस सृष्टि की समाधान खंड के रूप में जो प्रकृति ने बनाया उत्तराखंड, वहाँ की राजनीतिक दिशा और दशा के बारे में किस प्रकार के जो समर के लोकशाही के जो ध्वजवाहक बने हुए हैं, वो दलीय राजनीति में दलदल में फंसे हुए भारतीय राजनीति का इस समय जो स्वयं वो कर्णधार हैं, वो कौन सा दल आगे बढ़ रहा है। तो ले चलते हैं आपको हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की वर्तमान राजनीति पे। सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, इस समय उत्तराखंड में भी डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश की तरह, परंतु दोनों जगहों में जमीन आसमान का फर्क है। उत्तर प्रदेश में जहां डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले नंबर का जो इंजन है वो केंद्र सरकार में मोदी है, मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आसीन है, वो एक इंजन। दूसरा इंजन जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो एक तरफ है। तो डबल इंजन होगी भारतीय जनता पार्टी की 2 सरकार वहाँ, और वही संयोग से उत्तर प्रदेश के से विभाजित हुए उत्तराखंड में भी हुआ। उत्तराखंड में भी जहाँ केंद्र में मोदी की सरकार है, तो वहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें 5 साल के कार्यकाल में, अभी विगत कुछ महीने पहले 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदल डाले थे। ये कीर्तिमान बनाए, वहाँ मुख्यमंत्री बदलने का हो रहा और यहाँ विकास की गंगा बहाने का हो रहा उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए जो नजरिया है, जो छन के आ रहा है चुनाव के समय परीक्षा देने के लिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनादेश जनता के सामने समीक्षा का समय है, तो उस समीक्षा के समय जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की डबल इंजन की सरकार पूरी तरह सफल नजर आ रही है, वहीं उत्तराखंड में विफल हो चुकी है, पूरी तरह विफल हो चुकी है। तो इसका क्या कारण है? जहां उत्तर प्रदेश की जनता में इस डबल इंजन की सरकार से देश और उत्तर प्रदेश के भविष्य में आशा की किरण जगती दिखाई दे रही है, वहीं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के कृत्यों से उत्तराखंड की जनता में विश्वासघात से छले महसूस की जा रही है। जो विश्वास उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि भले दिन लाएंगे, उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को साकार करेंगे, वो पूरी नहीं होती दिखाई दे रही है। निराशा की प्रतीक बन गई है उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार। तो हम ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ थे। सौभाग्य है कि आदित्यनाथ जैसे निष्काम कर्मयोगी भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं। केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश का आमूल परिवर्तन कर दिया।
जो बीमारू राज्य कहलाता था, भारत का जो दंगा प्रदेश कहा जाता था, जो प्रदेश में भ्रष्टाचार के आलम में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद, परिवारवाद की चपेट में था, जहां विकास और रोजगार के नाम पर केवल भ्रष्टाचार फैलता था, वो प्रदेश आज विकास की अंगड़ाई ले रहा है। वो देश में दूसरा राज्य बन गया है बड़ी अर्थव्यवस्था के तहत। वहां प्रति व्यक्ति आय जो 1915-16 में प्रति व्यक्ति आय 47,116 रुपये थी, वहीं 2021 में प्रति व्यक्ति आय 94,495 रुपये, यानी दुगने से ज्यादा हो गई है, दुगने से ज्यादा हो गई है। वहीं 21.73 लाख करोड़ की जीडीपी के साथ देश में दूसरे नंबर पे है। तो ये आर्थिक स्थिति में आमूल चूल हुआ है। और प्रदेश सरकार का बजट पहले 2 लाख करोड़ का होता है था, जो अब 5 लाख करोड़ का हो गया। तो ये सरकार ये थी कि जहां से लोग उद्योग धंधे कम हो रहे थे पंजाब की तरह, जैसे आतंकवाद से पंजाब तबाह हुआ, वैसे यहाँ पर माफियागिरी से, माफियाओं का एक से एक बड़े के माफिया उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में काबिज थी। शासन प्रशासन उनको संरक्षण दे रहा था। तो योगी सरकार ने किस प्रकार महत्वपूर्ण ढंग से उन तमाम माफियाओं को शासन का राज चलाया। माफियाओं की संपत्ति ध्वस्त हुई, नीलाम हुई, कुर्की हुई, वो जेल में बंद हुए या मारे गए एनकाउंटर में, या प्रदेश छोड़कर भाग गए। सबसे बड़ा विभत्स दृश्य तो ये दिखा जिसमें उत्तर प्रदेश के नामी माफिया के नाम पे आते हैं, बाहुबली के नाम पे मुख्तार अंसारी, उनको बचाने के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। पंजाब के जेल के चिकित्सालय में रखे गए थे, जेल में बंद थे। उसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा योगी सरकार को। तमाम हथकंडे अपनाए गए उन्हें रोकने के लिए, उन्हें उत्तर प्रदेश में लाया गया और तमाम मिल रही विशेष सुविधाओं से वंचित करके उनको एक सामान्य कैदी की तरह अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए न्यायालय के दर पर जेल की सलाखों में रहना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से, तो ये क्या कारण है? मुख्य कारण है कि कोई भी सरकार बनती है तो जनता के पास जो जनादेश आता है कि वो क्या करेंगे। किसी भी सरकार से एक आशा होती है वो विकास की राह पे चले, प्रदेश में कानून का राज हो, अपराधियों पर अंकुश हो और रोजगार आगे बढ़ाए और प्रदेश के भविष्य निर्माण की योजनाओं को आगे करे, यातायात और संचार के संसाधन, चिकित्सालय और शिक्षा का विस्तार करे और उसमें गुणात्मक परिवर्तन लाए। इस दृष्टि से सम्मान की रक्षा करना, संस्कृति को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो आमूल काम किए वो भारत की तमाम सरकारों के लिए एक नजीर बन चुकी है। उन्होंने जिस प्रकार से भारत के आत्मसम्मान पर रौंदा कलंक लगाया गया था, बाबरी का कलंक हो, काशी में हो या मथुरा में हो, न्यायालय के द्वारा जिस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर इस प्रकार के वातावरण बनाया, व्यवस्थाएं बनाई, न्यायालय ने ये शताब्दियों से, दशकों से लंबित भारतीय न्यायपालिका में इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से हल कराया।
वो कलंक को मिटाया, बाबरी के कलंक। आक्रांताओं द्वारा भारतीय संस्कृति को रोनने की जो कलंक लगाया था उसे बनाए रखने का काम अब तक की सरकारों ने किया। उस सरकारों को एक नजीर पेश किया। डबल इंजन की मोदी और योगी की सरकार ने कैसे देश और प्रदेश के आत्मसम्मान की रक्षा होती है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश योगी के शासन से पहले दंगा प्रदेश बन चुका था, यहां आए दिन कहीं दंगे होते थे, लेकिन विगत 5 सालों में योगी के राज में किसी को दंगा करने की हिम्मत नहीं आई। जो दंगा ये अराजक तत्व हैं, उनकी संपत्तियों को नीलाम करने का और उन पर कड़ा अंकुश लगाने का जब कदम उठाया तो किसी की हिम्मत नहीं आई कि वो कर पाए। उनके पंपलेट तक लगाए गए कि चिन्हित किया गया ये हैं दंगाई। ये जो आधुनिक अत्याधुनिक संचार के संसाधनों से उनकी तस्वीरें ली गई और तस्वीरों में चिपकाया गया। न्यायालय के दर पर जाकर उनको रुकवाने का काम विरोधियों ने किया, पर वो चेहरे बेनकाब हो चुके थे। शासन का भय जो योगी जी ने सत्तासीन होने से पहले कहा था कि या तो माफिया अपने कुकीर्ति को छोड़ दे, अपराध को छोड़ दे, या उत्तर प्रदेश छोड़ जाए, नहीं तो उन्हें न्याय अपने कुकर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी। तो उसी में उन्होंने कई कुख्यात, कानपुर के कुख्यात जो पुलिस वालों को रौंद रहा था, मार रहा था, उस अपराधी को भी एनकाउंटर कराए और तमाम चीजें अपराधियों, उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले संगठित अपराधियों की, इसमें संगठित अपराधियों का एक प्रकार वहाँ पे अपहरण पे एक प्रकार से जो माफियागिरी चल रही थी, अपहरण का उद्योग चल रहा था, उस पर अंकुश लगा। लोगों का विश्वास रहा जब कानून व्यवस्था ठीक हो तभी आगे विकास की और समृद्धि की बात होती है, सूर्योदय होता है। रोजगार का इतना जबरदस्त, युवाओं को रोजगार, पहले भर्ती में केवल मुकदमेबाजी, ये भर्ती नहीं हो सकती, पेपर लीक हो रहा, पेपर जो लीक करता है उसे तुरंत कार्रवाई होती है योगी सरकार में। ऐसे ही जिनको न परिवारवाद से है, न जातिवाद है, न क्षेत्रवाद से, तो उन्होंने पूरे समीकरण ध्वस्त कर दिए योगी और मोदी सरकार ने। जो जातिवाद और क्षेत्रवाद की हवा देकर, परिवारवाद की हवा देकर लोकशाही का गला घोंटने का काम प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में होता था, उसको एक नया उदाहरण पेश किया डबल इंजन की मोदी और योगी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में। योगी जैसे निष्काम कर्मयोगी, जैसे भारतीय संस्कृति की सर्वभूत हिते रहता, सबके कल्याण के लिए जिन्होंने अपने जीवन को, अपने परिवार को त्याग दिया है, समर्पित कर दिया है राष्ट्र के उत्थान के लिए, जगत के कल्याण के लिए, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का जो भारतीय संस्कृति का भगवान कृष्ण, राम और आदि शक्ति शिव शंकर ने जो एक संदेश दिया है, उस संदेश को आत्मसात करने का काम अगर योगी और मोदी की जोड़ी ने करके उत्तर प्रदेश में दिखाया तो ये भारत की शासन व्यवस्था को एक नजीर हो गया है कि किस प्रकार से अपने आत्मविश्वास, किस प्रकार से कोरोना महामारी में जहां दिल्ली तक एक छोटा सा राज्य संभल नहीं पा रहा था, वहां विश्व की 5वां बड़ा देश जनसंख्या में हो सकता है उत्तर प्रदेश। इतनी बड़ी जनसंख्या, व्यापार जनसंख्या को नियंत्रित करना, उन्हें भोजन व्यवस्था कराना, भोजन तो पूरे देश में केंद्र सरकार दे रही थी, पर लेकिन उसे सुव्यवस्थित करके उन लोगों को जो दिल्ली से लोगों को सीमाओं पर भेजा जा रहा था, इधर अपने राज्य की सीमाओं पैदल लोग जा रहे थे, उन निराश लोगों के लिए यातायात का प्रबंध करना, उनको सुरक्षित घरों में पहुंचाना, उन्हें कोरोना से बचाव के लिए तमाम अपने को पीड़ित होकर भी योगी ने उसको अपने 11 दलीय एक विशिष्ट दल बनाया और उससे उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को किस प्रकार सुव्यवस्थित ढंग से संचार। हालांकि विरोधियों ने तमाम हथकंडे अपनाए कि गंगा और इधर
तैरती हुई लाशों को बताकर हाय तौबा मचाया। लेकिन योगी के जो कारण और मोदी के जोड़ी ने पूरे विश्व को दिखा दिया किस प्रकार से एक समर्पित शासक देश और समाज को दिशा देने का काम कर सकता है। रोजगार की जहां तक बात है, सरकार से ये आशा रहती है कि रोजगार दे, तो उस मामले में योगी ने अपनी पूर्ववर्ती सपा और बसपा की सरकारों के संयुक्त आंकड़ों से अधिक युवाओं को रोजगार देने का काम किया। सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्रों में अन्य उद्यमियों को तो और अन्य रास्ते दिए, नए आयाम खोले गए, क्योंकि समर्पित संत थे। संत सदासीन है, किसी परिवार के लिए नहीं, किसी कुर्सी की चाह नहीं है, परंतु उस देश की सही दिशा में ले जाने के लिए, प्रदेश को सही दिशा में ले जाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, देश का इकबाल बुलंद करने के लिए जब राजनीति में तो समर्पित योद्धा की युगलबंदी हुई, तो देश और प्रदेश का विकास कैसे होता है, इसका ज्वलंत उदाहरण है उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने इस प्रकार से, किस प्रकार से वहां पे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डों का जाल बिछा दिया, महाविद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से, चिकित्सा केंद्र, महाविद्यालयों से लेकर किस प्रकार से जाल उत्तर प्रदेश में बिछा दिया। वहीं दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश से अलग हुए विकास के आम उत्तराखंड में, वहां भी डबल इंजन की सरकार मोदी की सरपरस्ती में चल रही है, परंतु वहां के शासक डबल इंजन का दूसरा पहिया इंजन उत्तराखंड के इस ऐसे कमजोर लोग रहे जिन्होंने विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश की तरफ निगाह न मारते हुए केवल अपनी पूर्ववर्ती सरकारों के निकम्मेपन का अनुसरण किया। जहां योगी सरकार ने जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार और माफियाओं पर अंकुश लगा के जनता को सुशासन देने का काम किया, वहीं उत्तराखंड की सरकारें जन आकांक्षाओं को रोंदने का काम किया। और उपलब्धि बता, बेशर्मी की हद ये है कि उपलब्धि बता रहे हैं कि हमने ये काम किया। क्या काम किया बता रहे हैं कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बना के जन आकांक्षाओं को साकार किया। अरे कोई निर्लज्ज, ताकि ये हद है जिनका वर्तमान अध्यक्ष खुद गैरसैंण विधानसभा के पटल पर अपना निजी विधेयक ग्रीष्मकालीन नहीं, पूर्णकालीन, पूर्ण राजधानी गैरसैंण का प्रस्ताव रखता है, विधेयक रखता है। वो दल कहे निर्लज्जता से कि हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। किसने मांगा? बाबा मोहन उत्तराखंडी ने शहादत इसलिए ग्रीष्मकालीन के लिए दी। क्या उत्तराखंड के तमाम नौजवानों ने ये संघर्ष किया जो राव मुलायम का दमन सहा, वो ग्रीष्मकालीन के लिए दिया? लोग लखनऊ मानसिकता से त्रस्त होकर वहाँ के जनप्रतिनिधि और नौकरशाह जो लखनऊ मानसिकता में लिप्त थे, उनको गैरसैंण में बिठाकर लोकशाही का पाठ पढ़ाने के लिए गैरसैंण राजधानी का संकल्प उत्तराखंड के मनुष्यों ने लिया था, संघर्षशील आंदोलनकारियों ने लिया था, जाबाज बलिदानियों ने लिया था, चिंतकों ने लिया था, परंतु अवसरवादी पदलोलुप दलीय चारणों ने उत्तराखंड की जनाकांक्षाओं को रौंद कर अपने पंचतारा संस्कृति की मोह पे जिस प्रकार से गैरसैंण में राजधानी बनाने के बजाय अपने निज स्वार्थ के लिए देहरादून में कुंडली मार के जनाकांक्षाओं को रोंदने का काम किया, उससे प्रदेश का विकास की जगह विनाश के पथ पर गर्त में ढह गया। पलायन की त्रासदी से पूरा प्रदेश तहस नहस हो गया। जिन लोगों ने, जिन पर्वतीय जनपदों ने के लोगों ने
मांगा था, उत्तराखंड राज्य संघर्ष किया था, बलिदान दिया था, उनकी आस्था पर प्रधानमंत्री से लेकर यहां दिल्ली की संसद की चौखट, जंतर मंतर, प्रधानमंत्री का दर, दिल्ली के तमाम बड़े सभागारों में, राजधानी गैरसैंण के लिए अलग जगाई गई, ज्ञापन दिए गए अनगिनत, देहरादून में निरंतर आंदोलन चले, गैरसैंण में लाठी बेशर्मी से लाठी चार्ज किया गया। देश के मनुष्यों ने, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना समर्पण किया था, जो चिंतक थे, जो दलीय बंधुआ मजदूर से ऊपर उठकर देश और उत्तराखंड के हितों के लिए सोचते थे, उन्होंने गैरसैंण राजधानी मांगी तो निर्लज्जों ने इस प्रकार से गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी थोप दी। उसमें वो तो बद्र विशाल और केदारनाथ जो भूमि है, वो पापियों को, जन भावनाओं को रोने वालों को माफ नहीं करती है। 7 दिन में, उसी दिन वो सत्र भी पूरा नहीं कर पाए जो मुख्यमंत्री इतने हुंकार भर रहे थे अपने बहुमत का, अपने आकाओं का, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। एक के बाद एक, त्रिवेंद्र को पता ही नहीं चला कैसी कुर्सी गिर गई। उसके बाद आए तीरथ, उन्हें भान ही नहीं है कि जन आकांक्षाएं क्या है, उनकी भी कुर्सी हटक, पदलोलुप लोगों ने उनकी कुर्सी भी हट। उसके बाद आए पुष्कर सिंह धामी, उनमें इतना नैतिक साहस नहीं कि वो गैरसैंण पे 2 शब्द बोले, कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया ग्रीष्मकालीन। अरे पुष्कर सिंह धामी जी, बाबा मोहन उत्तराखंडी का इतिहास पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा। लोगों की, माँ बहनों के संघर्ष का कभी आहे देखी? नहीं देखी। दलीय बंधुआ मजदूरों से राष्ट्र और प्रदेश का भविष्य नहीं बनता है, उसके लिए समर्पित होना पड़ता है, योगी की तरह, मोदी की तरह। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के नेता पदासीन हैं जिनमें हिम्मत नहीं है कि अपने राष्ट्रीय नेतृत्व में प्रदेश की जन आकांक्षाओं के बारे में बताने में, उन पे अड़ने में। इन्होंने प्रदेश की जन आकांक्षाएं, भू कानून के बारे में, भू कानून तो ऐसा झुंझुना है, जब चाहे सरकार उसकी सीमा बढ़ा दे, जब कम कर दे। पर राजधानी गैरसैंण बनती तो उत्तराखंड के नौकरशाह जो देहरादूनी पंचतारा संस्कृति में लिप्त होकर उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों को, जिनके लिए राज्य बनाया गया था, वहां जाने का तैयार तक नहीं है। जो वहां पदासीन है, उन्होंने भी अपना कैंप कार्यालय देहरादून में बना दिया। जनप्रतिनिधि चुनने के बाद केवल चुनाव लड़ने वहां जाते हैं। कौन बचाएगा? सीमांत राज्य है, चीन से लगी सीमा है, वीरान हो रहे हैं घर बार, गांव भूतिया गांव बन गए। क्यों बन गए? कि शासन प्रशासन ने देहरादून में डेरा डाला तो सारे शिक्षक से लेकर, चिकित्सक से लेकर सरकारी कर्मचारी अपना तबादला करने के लिए, देहरादून में बसने के लिए, बेहतर शिक्षा और चिकित्सा, जब जिला चिकित्सालयों में चिकित्सक तक नियुक्त नहीं कर पाएंगी सरकारें, तो कैसे लोगों को चिकित्सा मिलेगा? दूरस्थ क्षेत्रों में, जिन ग्रामीण चिकित्सा केंद्रों में 1985 तक अविभाजित उत्तर प्रदेश में दूरस्थ क्षेत्रों में 15-15 किलोमीटर पैदल जाकर भी जहां स्वास्थ्य केंद्रों पे चिकित्सक थे, आज सब कुछ होने के बाद उत्तराखंड की तमाम सरकारें जिला मुख्यालयों पे भी पूरे चिकित्सक नियुक्त नहीं कर पाई। तो कैसे मिलेगा चिकित्सा सबको? हवा में बयानबाजी, झूठ, ढपोर शंख बजाने के लिए सबको चिकित्सा, हम वायु सेवा द्वारा घायलों को लाएंगे। अरे आप सड़क मार्ग पर चिकित्सक नियुक्त नहीं कर पाए, आप लाएंगे। रोजगार के पद खाली हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सरकारी कर्मचारियों के बच्चों कम से कम विद्यालय में पढ़े, सरकारी विद्यालय। पर कौन पढ़ाए? स्कूल माफियाओं के नाम पे पूरा
शिक्षा चिकित्सा का व्यापारीकरण कर दिया गया है। जो मुख्य क्षेत्र था जिससे देश की नींव बढ़ती है, उसको सरकार में बिल्कुल उसे आवश्यक सेवाएं बनाने की बजाय उसको इस पर व्यापार का धंधा बना दिया। लूट रहे हैं निर्लजता से, उन पर अंकुश नहीं है। लोग बेहतर शिक्षा और चिकित्सा के लिए गांव, अपने दूर दराज सुंदर गांव छोड़ रहे हैं। प्रतिभा का पलायन होना कोई गलत नहीं है, परंतु पेट के लिए रामचंद्र जी ने केवल 14 साल का वनवास भर। उत्तराखंड के आम लोग पेट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं महानगरों में और देश विदेश में। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तराखंड के नकारा नेतृत्व, जहां पड़ोस में हिमाचल हमसे बदतर स्थिति में था। जब परमार जी बने थे, टिहरी राजा ने उस समय मना किया था कि हम तुम्हारी इस बदहाली को आत्मसात नहीं कर सकते, हम आगे हैं। परंतु हिमाचल आज देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ और खुशहाल राज्य बन गया। परमार से लेकर वीरभद्र जैसे धरती पुत्र, हिमाचल के धरती पुत्र आए, जिन्होंने उसे बिल्कुल एक शालीन और जन आकांक्षाओं का हिमाचल बनाया, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाया, रमणीक हिमाचल बनाया। परम उत्तराखंड में इस प्रकार के निर्लज, पदलोलुप, जन विरोधी राव मुलायम से बदतर उत्तराखंड द्रोही मुख्यमंत्री हुए। उन्होंने उत्तराखंड के तमाम हक हकूक़ों को, जिस प्रकार से वहाँ के जल संसाधनों की अभी तक वो नहीं कर पाए, अपने हक हकूक़ हासिल नहीं कर पाए, लोगों को रोजगार नहीं, पद खाली हैं दे नहीं पाए, योजनाएं बना नहीं पाए, वन नीति और चिकित्सा नीति से लेकर इस प्रकार के जंगली जानवरों पर अंकुश लगाने वाले कोई नहीं बना पाए। संसाधनों से कोई देश आगे नहीं बढ़ता है, पर संसाधन सहायक हो सकते हैं। संसाधन विहीन इस्राइल और जापान संसार में विकास का डंका बजा रहे हैं, और साधन संपन्न अफ्रीका और एशिया बदहाली का गर्त में जीने के लिए अभिशापित है। इसलिए कर्मवीर जिस धरती के हों वही आगे बढ़ते हैं। हमें आशा है जहां उत्तराखंड में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, हमने 4 धाम की सड़कें बड़ी अच्छी की, चौड़ीकरण किया, रेल इत्यादि सड़क मार्ग किए। ये केंद्र सरकार की योजना है। कोई भी सरकार ये सड़क राज्य से ये आत्मसम्मान के बचाने के, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने के लिए उत्तराखंड की सरकारों ने अब तक क्या किया? कुछ नहीं किया। केदारनाथपुरी, बद्रीनाथपुरी में जो बनना हो, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की अपनी सरकार। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाकर उत्तराखंड के साथ विश्वासघात और उत्तराखंड की जन आकांक्षा को रौंदने का काम किया। अगर कोई काम किया तो ये जनप्रतिनिधियों का, इन नकारे जनप्रतिनिधियों का विकास, 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में किया। उससे उत्तराखंड की जनता निराश है। उन्हें आशा थी कि मोदी जी ने बहुत योजनाएं लाई, बद्र केदार में लाए। आस्था के साथ विकास और स्वाभिमान का बचना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के लोग अलगाववादी नहीं, राष्ट्र की मुख्य धारा के ध्वजवाहक हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुवंशिक संगठनों को समझना चाहिए कि जो कहते हैं खंड खंड, ये उत्तर अखंड है, ये समाधान खंड है सृष्टि का। यहाँ के लोगों ने शताब्दियों तक भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने का काम किया है। आज अपने विकास की बात करते हैं तो आप अलगाववाद की थोप दें, ये बिल्कुल बेमानी है। इसलिए मोदी जी, अभी भी समय है कि राजधानी गैरसैंण को घोषित करा दीजिए। भू कानून बन जाएगा तत्काल। भू कानून तब बनेगा जब पाठ पढ़ेंगे। मूल निवास का है, सीमांत क्षेत्र है। जिस प्रकार से ये
उत्तराखंड में भारतीय संस्कृति के विरोधियों की घुसपैठ की जा रही है, वो भारत उत्तराखंड के लिए वो नहीं है। और ये नकारे जो आपने मुख्यमंत्री बनाए हैं उनको कम से कम दिशा तो दीजिए। और इस प्रकार से ये जितने भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री ये उत्तराखंड के विरोधी हैं, अगर इन्होंने अभी तक गैरसैंण के लिए केंद्र सरकार को सही दिशा नहीं दी, इन्होंने भू कानून पे सही दिशा नहीं दी, इन्होंने मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देने में सही सलाह नहीं दी, इन्होंने जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को अंकुश लगाने के लिए नहीं, इन्होंने उत्तराखंड में फैल रही माफिया, ये समाज सेवी से लेकर पत्रकार से लेकर तमाम प्रकार के शासन प्रशासन के दलालों पर कैसे अंकुश लगा जाए, कैसे कोई अपराधी पोंटी चड्ढा का सहयोगी बनकर उत्तराखंड के में दर्जाधारी बन जाए, ये सरकारों को सोचना है। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से नकारे नौकरशाह, दागी नौकरशाहों को महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर सेवानिवृत्ति के बाद भी वहाँ उसके भाग्य को रौंदने का काम के लिए नियुक्त किया जा रहा है, वो दुर्भाग्य है। इसीलिए डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बिल्कुल से जनता एक पल के लिए भी रखने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, दलीय जिनकी बंधुआ मजदूरी हो, जिन्हें उत्तराखंड से प्रेम न हो, वो भले ही दलों की बंधुआ मजदूरी कहार बन जाए, पर लेकिन चाहे गलत हो, उत्तराखंड की जनता ने, तिवारी ने विकास के नाम पे वहाँ विनाश जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया तो उत्तराखंड की जनता ने उखाड़ के फेंका। ईमानदारी के नाम पे खंडूड़ी ने जो उत्तराखंड में जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन से लेकर तमाम जन आकांक्षाओं को रोकने का काम किया तो जनता ने खंडूड़ी जरूरी के नारे लगाने वालों को उठा के पटक दिया। हरीश रावत की सरकार ने काम नहीं किया, अधूरा काम छोड़ दिया राजधानी गैरसैंण का, या उन्हें कम समय मिला तो फिर भी जनता ने उन्हें माफ़ नहीं किया कि अंध तुष्टीकरण उत्तराखंड में बिल्कुल नहीं चलेगा। ये किसी की जागीर नहीं है, न ही नेताओं बनाने के लिए पवित्र भूमि है, इसका सम्मान करना सीखें और यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमें आशा है उत्तराखंड की जनता जातिगत जलगत राजनीति से ऊपर उठकर, निहित स्वार्थ से ऊपर उठ के उत्तराखंड के हक हकूक़ों की रक्षा के लिए आगे आएगी। जय हिंद।